कैसी मुसीबत हो जाएगी मानवी? क्या हुआ है? हाँ, कुछ भी तो नहीं नकुल। वो ना, वो अरे नकुल, तुम्हारी बीवी मुझे ये कह रही है कि अगर मैंने और तुमने पंजा लड़ाने का कंपटीशन कर लिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी क्योंकि तुम मुझे हरा दोगे। क्या? हाँ हाँ, यही बोल रही थी मैं वीरेन जी से। क्या तुम भी मानवी? खैर, ये सारी बातें होती ही रहेगी। मुझे एक अर्जेंट ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करनी है जो कुछ ही देर में है, इसीलिए मुझे जाना होगा। ओह, ऐसी बात है क्या? ठीक है फिर, मिलते हैं। चलिए मानवी जी, आता हूँ मैं। जी। फिर ये सारी बातें मानवी अपनी सहेली हेतल को कॉल करके बताती है। तभी, हे भगवान, ये वीरेन ना, सच में इसका तो अब बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मैं तुझे बोल रही हूँ हेतल कि वो यहाँ पर मेरे घर गृहस्थी बर्बाद करने आया है और कुछ नहीं। देख मानवी, तू उससे घर में बात करने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगी तो कोई ना कोई आता ही रहेगा। और इन सब से अच्छा तो यही है कि तू उससे बाहर अकेले में मिल ले और उसे कह दे कि वो तुझसे दूर ही रहे। हाँ हेतल, अब तो मुझे भी वही लग रहा है। आज तो मैं बाल बाल बच गई। जैसे तैसे नकुल को कुछ तो कह दिया मैंने, लेकिन अगली बार फिर से अगर किसी ने देख लिया और हमारे रिश्ते के बारे में जान लिया तो बहुत बुरा हो सकता है। और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। हाँ मानवी, तूने बिल्कुल सही कहा। फिर एक दिन जब मानवी के सारे घर वाले कहीं बाहर गए होते हैं, तभी मौके का फायदा उठाते हुए मानवी वीरेन के घर चली जाती है। अरे मानवी, तुम यहाँ पर, वो भी मेरे घर में? देखो वीरेन, मैं तुम्हें यहाँ पर बस इतना ही कहने आई हूँ कि मेरे परिवार से दूर रहो। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों के बाद अच्छी हुई है, इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज उसे खराब मत करो। ये तुम क्या कह रही हो मानवी? अब मैंने क्या किया है? क्या कह रही हो का क्या मतलब है? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तुम जानबूझकर मेरे ससुराल के पड़ोस में आकर रहने आए हो ताकि फिर से मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी कर सको, है ना? ओ प्लीज मानवी, जो मन में आए बोले जा रही हो। मैं यहाँ पर कोई जानबूझकर नहीं आया हूँ। हम दोनों में जो भी था वो सब खत्म हो चुका है। और उसके बाद मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम कहाँ हो और कैसी हो। जैसे तुम्हें मुझे देखकर हैरानी हुई है, वैसे ही मुझे भी तुम्हें देखकर हैरानी हुई है। अब ये तो भगवान ही जाने कि तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ। खैर, मेरे घर वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे और मुझे तुमसे यहाँ पर ज्यादा बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन प्लीज मेरे घर बिल्कुल मत आना। खुद भी सुखी रहो और मुझे भी सुखी रहने दो। बाय। अरे मानवी, मेरी बात तो सुनो। मानवी वीरेन की कोई बात नहीं सुनती और वो वहां से निकलने लगती है। तभी उसका पति नकुल वहां पर आ जाता है और वो उसे वीरेन के घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है। अरे नहीं, इसने तो मुझे देख लिया। अब मैं क्या करूं? अरे मानवी, तुम वीरेन के घर पे क्या करने गई थी? कोई काम था क्या? वो नकुल, वो वीरेन जी ने मुझे आवाज लगाई थी। वो दरअसल एक रेसिपी बना रहे थे और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने मुझे वहां पर बुला लिया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है। वैसे माँ पापा और रितिका कहाँ पर हैं? बाहर गए हैं क्या? हाँ नकुल, तीनों भी बाहर गए हैं। वैसे तुम आज इतनी जल्दी कैसे आई ऑफिस से? अरे वो अचानक से बॉस को घर जाना पड़ा किसी काम से, इसलिए आज की सारी मीटिंग्स पोस्टपोन हो गई। फिर मेरा भी कोई काम ही नहीं बचा वहां पर, तो मैं भी घर चला आया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ मानवी। अच्छा चलो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ नकुल,
चलो, फिर नकुल और मानवी घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वीरेन मानवी के घर जाता ही नहीं। ये वीरेन को क्या हो गया है? 2 दिन हो गए हैं, लेकिन ये तो आया ही नहीं और कहीं दिखा भी नहीं। माँ को पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। अरे माँ, वीरेन 2 दिनों से नहीं आया है। क्या हुआ है? कहीं गया है क्या वो? पता नहीं रितिका, मुझे भी कहीं नहीं दिखा वो। मैं भी उसी के बारे में बात कर रही थी उपेंद्र जी से। रुको, मैं उसे कॉल करता हूँ। ये मेरे घर वाले भी ना, हद है। मैं उसे यहाँ आने के लिए मना करके आई हूँ और ये लोग उसे घर बुलाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। फिर नकुल वीरेन को कॉल करता है। अरे क्या हुआ वीरेन, कहाँ हो तुम भाई? घर पर आए ही नहीं। अरे नकुल, वो दरअसल 2 दिन से ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है ना, इसीलिए उन सब में व्यस्त था और फिर घर आते आते लेट हो जाता था, इसीलिए वहां पर आ ही नहीं पाया। अरे काम वाम तो होता ही रहेगा वीरेन, लेकिन वक्त निकाल कर जरूर आना हमें मिलने। माँ और पापा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। हाँ भाई, जरूर। बस ये काम निपट जाए, फिर जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा तो मैं वहां पर आ जाऊंगा। इतना कहकर वीरेन कॉल कट कर देता है। लेकिन अगले 2 दिन बीत जाते हैं और तब भी वीरेन आता ही नहीं। वीरेन के घर की लाइट तो जल रही है, लगता है वो घर पर ही है। आज मैंने छोले पूरी और पुलाव बनाया है, उसे भी बुलाऊंगी खाने पर। ला रितिका, मुझे उसे फोन लगा कर दे। हाँ माँ, अभी लगाती हूँ। हे भगवान, आप लोग भी ना। अरे आप लोग किसी पड़ोसी को एकदम घर वालों के जैसे कैसे बना सकते हो? वो अपने कामों में व्यस्त है, तो उसे बार बार कॉल करके क्यों परेशान करते हो आप लोग? रहने दो ना, जब उसका मन करेगा तब वो यहाँ पर आ जाएगा ना। अरे भाभी, वैसी बात नहीं है। वो आदमी अकेला रहता है और उसका पूरा परिवार दूसरे शहर में रहता है, और ऐसे में तो हमें ही उसका ध्यान रखना होगा ना। सोचो, अगर उसकी जगह पर आप होती तो आपको कितना अकेला महसूस होता। रितिका बिल्कुल सही कह रही है बहू। तू जाकर छोले देख, मैंने गैस पे धीमी आंच पर रखा है। ठीक है माँ जी। फिर सिंधुरा वीरेन को कॉल करके बुलाती है। तब भी वो उन्हें बहाने देता है, लेकिन सिंधुरा का कई बार कहने पर वो उसे ना नहीं कह पाता और खाने पर आ जाता है। और उसे देखकर मानवी बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे बहू, तूने वीरेन को ये जली हुई पुरिया क्यों दी है? ये तो मैंने तुझे फेंकने के लिए कही थी ना। क्या बात है मानवी जी, किसी बात का गुस्सा निकाल रही हो क्या आप मुझ पर? अरे नहीं वीरेन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो मेरे ध्यान में रहा ही नहीं। माफ कीजिए माँ जी, मैं अभी इनकी थाली में अच्छी पुरिया रख देती हूँ। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। फिर सिंधुरा के कहने पर मानवी वीरेन को अच्छी पुरिया देती है और ना चाहकर भी वीरेन को वहां पर आना जाना करना ही पड़ता है, क्योंकि एक प्रकार से अब उसने मानवी के ससुराल वालों के दिलों में अपनी एक जगह बना ली होती है। फिर एक रोज जब नकुल दूसरे शहर ड्यूटी पर गया होता है, तभी चलो, रात के 2 बज चुके हैं, अब मुझे सो जाना चाहिए। कल सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भी जाना है। फिर वीरेन सोने से पहले खिड़की बंद करने जा ही रहा होता है, तभी वो मानवी के घर में 2 चोरों को पीछे की खिड़की से घुसते हुए देख लेता है। ओ नो, ये तो चोर लग रहे हैं। फिर वीरेन जल्दी से बांबू लेकर जाता है और उन चोरों को पीटकर पुलिस के हवाले कर देता है। हे भगवान, आज तो हम तुम्हारे कारण बच गए वीरेन बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वीरेन, अगर तुम उन 2 चोरों को अपनी खिड़की से हमारे घर में आते हुए नहीं देखते तो ना जाने आज क्या हो जाता। अरे कोई बात नहीं रितिका, आप लोग मेरे अपने जैसे ही हो, इसलिए आप लोगों को बचाना मेरा फर्ज ही था। चलिए अब सो जाइए, वो चोर तो अब हवालात की हवा खा रहे होंगे।
इसीलिए आप सब निश्चिंत रहिए। फिर जब नकुल दूसरे शहर से वापस आता है तब वो ये चोरी वाली बात सुनकर काफी घबरा जाता है। वीरेन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाबा, अब कितने बार आप मेरा शुक्रिया अदा करोगे? और ये बार बार कहकर आप लोग मुझे एक पराई की तरह महसूस करा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तुम हो ही इतने अच्छे कि तुम्हारे लिए मुंह से सिर्फ अच्छे शब्द ही निकलते हैं। और वीरेन, तुमने जो हम सबके लिए किया है उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भेंट तो जरूर दूंगा, एक बड़े भाई की तरह। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? अरे यार, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, बस मानवी जी के हाथ की एक अदरक वाली चाय और साथ में रस्क मिल जाता तो बढ़िया होता। बस इतनी सी बात। मानवी अभी तुम्हारे लिए चाय बना देगी। क्यों मानवी? हाँ नकुल, क्यों नहीं। फिर मानवी रसोई में चली जाती है और वो चाय बनाने लगती है। उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो बार बार खाने की बात निकालता रहता है। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया है? प्लीज मुझे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालो और इस आदमी को भी मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल के फेंक दो। फिर एक रोज वीरेन 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाता है। तभी वो वहां से सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। अरे वाह बेटा, ये बटवा तो बहुत ही मस्त है। और ये गॉगल्स भी। वाह, इन्हें पहनकर तो मैं कितनी क्लासी लग रही हूँ, है ना भाभी? हाँ रितिका, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अरे वीरेन बेटा, तुम हम सबका कितना ख्याल रखते हो। और ये शॉल भी बहुत सुंदर है, मुझे हमेशा से ऐसी ही शॉल चाहिए थी। अरे बेटा, तुमने नकुल के लिए जूते और कोट लाया है, लेकिन बहू के लिए कुछ लाया नहीं क्या? है ना काका जी? ये आपके लिए मानवी जी। थैंक यू वीरेन जी। यू आर वेलकम मानवी जी। भाभी, खोलकर देखिए ना, क्या है इसमें? हाँ रितिका। फिर मानवी जब वो बॉक्स खोलती है तब उसमें एक सुंदर सा ब्रेसलेट होता है और उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। ये ब्रेसलेट, ये तुमने क्यों लाया वीरेन? मानवी का ये बर्ताव देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे भाभी, ये आप क्या कह रही हो? ओह, मेरा मतलब, वीरेन जी, आपको ये लाने की कोई जरूरत नहीं थी, खामखा अपने पैसे वेस्ट कर दिए। अरे नहीं मानवी जी, इसमें पैसे वेस्ट होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने सबके लिए जो भी लाया है पूरे दिल से लाया है, इसीलिए आप भी इसे अपना लीजिए प्लीज मानवी जी। ठीक है वीरेन जी, थैंक यू। फिर बाद में मानवी अपने कमरे में जाकर हेतल को कॉल करके सब कुछ बताती है। क्या? हाँ हेतल, उसने सेम टू सेम वही ब्रेसलेट लाया है जो देखकर उसने मुझे प्रपोज किया था। मेरी दुखती नस को दबाना वो अच्छे से जानता है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि उसे खूब सुनाऊं और इस मोहल्ले के बाहर जाकर फेंक दूं। इतना मेरे दिमाग में घुस चुका है वो आदमी। तू चिंता मत कर मानवी, और अपनी भावनाओं को काबू में रख, कहीं तू ही अपने लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। हाँ ना यार, वो भी है। मानवी को अब वीरेन के अपने पड़ोस में होने के कारण बहुत बेचैनी और चिंता लगी रहती है। फिर रात में जब नकुल घर आता है तभी, देखो ना मानवी, वीरेन सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया है। सच में दिल का एकदम भला आदमी है वो। अरे क्या तुम भी नकुल, और ये वीरेन वीरेन क्या लगा के रखा है सबने? किसी के पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या बात करने के लिए? जिसे देखो वो बस वीरेन के ही गुणगान गाने में बिजी है। मानवी, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतनी हाइपर हो रही हो? अरे तो फिर क्या कहूं मैं? कल के आए पड़ोसी को तुम सब लोगों ने कितना सर पे चढ़ा के रखा है। अरे माँ जी और तुम्हारा बस चलेगा तो तुम उसे इतना भी कह दोगे कि भाई तू पड़ोस में मत रह, एक काम कर, हमारे घर में ही रहने आ जा। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? लेकिन मानवी, देखो नकुल, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरा सिर फटा जा रहा है।
और अब मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। इतना कहकर मानवी वहां से चली जाती है। वीरेन के बारे में सुनकर इसने इतना गुस्सा क्यों किया? आखिर क्या बात हो सकती है? तो अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। फिर प्रतीक वहां से वापस घर आने लगता है, लेकिन नव्या उस मास्क पहने हुई लड़की का पीछा करने लगती है। लेकिन वो लड़की अचानक से अंधेरे में गायब हो जाती है। ये मास्क वाली लड़की कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। आखिर कौन होगी वो? इसी घटना में सोच सोचकर नव्या को रात में नींद ही नहीं आती। फिर अगली सुबह अब मैं क्या करूं? मुझे सबको शायद बता देना चाहिए जो मैंने कल रात देखा था। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई मेरी बातों पर यकीन भी नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, मैं ये सारी बातें अपनी माँ को बताती हूँ। वही मुझे समझ पाएगी कि आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर नव्या कस्तूरी के पास चली जाती है। माँ, आप सही कह रही थी। हमारे घर पर पक्का किसी ने कुछ तो किया है। मैंने कल रात में देवर जी को देखा। वो किसी मास्क वाली लड़की के साथ थे और देवर जी उस औरत को पूरे परिवार के कटे हुए बाल दे रहे थे। मुझे तो सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन थी। लेकिन ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है माँ? अरे तेरे घर को किसी की बुरी नजर लग गई है और उसी वजह से घर में हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आती जा रही है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अब ये बताओ कि हम आगे क्या कर सकते हैं? मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं? मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। एक आप ही हो जो इस समय मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकती हो। तू चिंता मत कर बेटी। ये सब जो कोई भी कर रहा है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा। अभी हम एक सिद्ध पुरुष बाबा के पास चलते हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है और उन्होंने बहुत से लोगों की ऐसी ही परेशानियां दूर भी की है। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर कस्तूरी और नव्या दोनों बाबा के पास चले जाते हैं और उन्हें वो अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। तुम दोनों की समस्या मुझे पता है और ये कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी समस्या है। तुम्हारे पूरे परिवार पर किसी ने जादू टोना किया है और वो भी मामूली नहीं, एकदम भयानक। कि आने वाले समय में किसी ना किसी की मौत होना भी तय है। और ये टोना बस तुम्हारे ससुराल पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मायके पर भी किया है और इसी के जरिए वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? लेकिन ये टोना टोटका किसने किया है और कोई हमें इतना परेशान क्यों करेगा? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाँ बाबा जी, हमने तो आज तक सबका अच्छा ही किया है। लेकिन अब आप ही बताओ कि हमारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे आखिर कौन है? हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा। फिर बाबा मंत्र जाप करना शुरू करते हैं। हे भगवान, ये जादू टोना तो। क्या हुआ बाबा जी? बताइए ना, किसने किया है? क्या नाम है उसका? उसका नाम। तभी अचानक से बाबा जी का सिर भारी हो जाता है और वो वही बेहोश हो जाते हैं। और बाबा जी को बेहोश देखकर नव्या और कस्तूरी बहुत डर जाते हैं और वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें कैसे भी करके उस मास्क वाली लड़की का पता तो लगाना ही होगा कि आखिर वो कौन है और वो हमें बर्बाद क्यों करना चाहती है। हाँ नव्या, तो बिल्कुल सही कह रही है। अब बस ये बाबा जी जल्द से जल्द होश में आ जाए, फिर वो हमें उसका नाम बता ही देंगे। लेकिन माँ, जिसने भी ये जादू टोना किया है, बहुत ही भारी और खतरनाक असर हुआ है उसका। इतना खतरनाक कि बाबा जी उसका नाम लेते लेते बेहोश हो गए। फिर थोड़ी ही देर में बाबा को होश आता है। तभी कस्तूरी और नव्या फौरन बाबा के पास आती है। बाबा जी, आप तो नाम लेते लेते ही बेहोश हो गए।
खैर कोई बात नहीं। अब बताइए हमें कि आखिर वो औरत कौन है जिसने हम पर जादू टोना किया है। अरे ये सब तुम क्या बोल रहे हो? और कौन हो तुम लोग? बाबा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे हम दोनों दिन में आपके पास आए थे और आप हमें उस व्यक्ति का नाम बताने वाले थे जिसने हमारे परिवार पर जादू टोना किया है। आप उसका नाम बताने जा ही रहे थे कि तभी आप बेहोश हो गए। अब बताइए ना बाबा जी कि वो व्यक्ति कौन है और कैसे रोका जाएगा ये जादू टोना। अरे तुम दोनों क्या बोल रही हो? मैं तुम दोनों को नहीं जानता और ना ही तुम्हारी कोई बातें समझ पा रहा हूँ। माँ, ये इनको अभी क्या हो गया? इनकी याददाश्त जा चुकी है। इनके दिमाग में झटका लगा है और उस वजह से जो कुछ भी इन्हें याद था वो ये सब भूल गए हैं। और अब इनकी उम्र होने के कारण इनकी याददाश्त वापस आना बहुत मुश्किल है। क्या? क्या? नर्स की ये बातें सुनकर नव्या और कस्तूरी हक्का बक्का रह जाती है। बाबा जी का ये हाल हुआ है, इसका मतलब अगर हम दूसरे बाबा के पास जाएंगे तो उनका भी हाल यही होगा। हाँ माँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? तू चिंता मत कर बेटी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वहां का धागा बहुत ही दिव्य और पावन होता है और वहां का प्रसाद और गंगा जल भी एकदम पवित्र होता है, क्योंकि वो मंदिर दिव्य शक्तियों से संपूर्ण है। चल बेटी, हम वही चलते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान ही साथ देता है और शिवजी हम पर कृपा जरूर बरसाएंगे। हाँ माँ, चलिए। फिर नव्या और कस्तूरी उस प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाते हैं और वहां से धागा, प्रसाद और गंगाजल लेकर आते हैं। लेकिन ये सारी बातें गिरीश को बड़ी अजीब लगती है। अरे तुम दोनों ये सब क्या कर रही हो? इन सब की क्या जरूरत है? और कस्तूरी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ये सारी दकियानुसी बातें हैं। गिरीश जी, आप न जरा चुप ही रहिए और अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए। ये धागा रक्षा कवच के तौर पर बांधूंगी मैं आपको। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन किस पर कब टोटका कर दे। हे भगवान! जहाँ कस्तूरी और गिरीश उस धागे को बांध लेते हैं, वहीं नव्या भी अपने ससुराल में हर सदस्य के हाथ पर वो धागा बांध देती है। फिर एक रात नव्या फिर से अपने देवर प्रतीक को अजीब तरीके से चलकर कहीं जाते हुए देख लेती है। ये देवर जी को क्या हो गया? ये वापस इतनी रात गए कहाँ पर जा रहे हैं? फिर नव्या उनके पीछे चली जाती है और प्रतीक सरोज के कमरे में चला जाता है और वहां से सरोज की साड़ी निकालता है और उसे लेकर वो घर के बाहर चला जाता है। अरे नहीं, उस रात देवर जी ने उस मास्क वाली औरत को सबके बाल दिए थे और आज तो ये माँ जी की पसंदीदा साड़ी लेकर जा रहे हैं। ये साड़ी माँ जी के दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये उनकी शादी की साड़ी है। इससे पहले कि ये उस मास्क वाली औरत तक पहुंचे, मुझे इन्हें रोकना होगा। फिर नव्या प्रतीक का रास्ता रोकती है और वो उसे देखकर एकदम होश में आ जाता है। अरे देवर जी, आप माँ जी की साड़ी कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मैं माँ की साड़ी? पता नहीं भाभी, माफ करना मुझे, लेकिन मुझे सच में नहीं पता। मैं तो अभी तक सो रहा था। फिर ये साड़ी लेकर मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया? क्या? अरे इन्हें तो खुद को भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। लगता है उस जादू टोने के कारण ये सम्मोहित हो जाते हैं और उन्हें ये लड़की ही चलाती होगी, जिसकी वजह से ये कभी बाल तो कभी साड़ी लेकर चलने लगते हैं। नव्या बहुत घबरा जाती है और तभी उसकी नजर प्रतीक के हाथ पर जाती है और उसकी कलाई सूनी देखकर वो कहती है, देवर जी, मैंने जो आपको धागा बांधा था वो कहाँ गया? आपके हाथ में वो धागा क्यों नहीं है? अरे भाभी, मैंने ही निकाल दिया था। अपने दोस्तों के साथ मैं पार्टी में जा रहा था और वो धागा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया। इसका मतलब देवर जी के हाथ में धागा नहीं है और इसी वजह से देवर जी उस जादू टोने के कारण फिर से सम्मोहित हो गए।
फिर अगले दिन नव्या ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। बस बहुत हो गया माँ, वो जादू टोना करने वाली व्यक्ति जो कोई भी हो, उसने हमें बहुत परेशान कर दिया है। लेकिन मैं अब ये और नहीं सहन करने वाली। आखिर तू करना क्या चाहती है बेटी? देवर जी के हाथ में धागा नहीं था, इसीलिए वो अपने वश में ही नहीं थे। और अगर मैंने भी अपना धागा निकाल दिया तो वो जो कोई भी है वो मुझे अपने वश में कर लेगा और मैं भी सम्मोहित होकर उसके पास चली जाऊंगी। तभी आप मेरा पीछा करना और आप भी उस तक पहुंच जाना। नहीं नव्या, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगी। मुझे मत रोकिए माँ, ये करना बहुत जरूरी है। अब यही रास्ता बचा है जिसके चलते मुझे पता चल पाएगा कि वो व्यक्ति आखिर कौन है। बस आपको मेरा पीछा करना होगा। वो थोड़ी ना मुझे कुछ करने वाला है। आप चाहो तो अपने हाथ गंगा जल या विभूति लेकर आना। ठीक है बेटा, अगर तू इतनी हिम्मत दिखा रही है तो मैं भी तेरा साथ दूंगी। ये हुई ना बात। फिर रात में नव्या अपना धागा खोलकर सो जाती है और तभी वो अचानक से सम्मोहित होकर नींद में से उठ जाती है और सरोज के कमरे में जाकर वो साड़ी निकालती है और उसे लेकर वो उस मास्क वाली लड़की के पास चली जाती है। लेकिन गहरी नींद में सोने के कारण कस्तूरी नींद से जाग ही नहीं पाती। फिर अगली सुबह, ओफो माँ, क्या करती हो आप भी? मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मेरा पीछा करना। मुझे लगा कि आपने मेरा मैसेज देख लिया होगा और आप रात में घर से बाहर ही होगी और मेरा पीछा करते करते उस व्यक्ति का पता भी लगा लोगी। माफ करना नव्या बेटा, रात में गिरीश जी ने छोले भटूरे लाए थे। उन्हें दबाकर खाने के बाद मेरी आँख ही नहीं खुली। अब ना जाने मैंने उस मास्क वाली औरत को क्या दे दिया है। इसका सामान दिया होगा मैंने, मेरा, राहुल का या माँ जी का या फिर देवर जी का। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है माँ। घबरा मत बेटी, सुन मेरी बात। एक काम कर, पूरे घर में गंगा जल छिड़क दे और तेज आवाज में भक्ति गीत लगा दे ताकि कुछ बुरा होने से पहले ही बुराई का नाश हो जाए। ठीक है माँ, अब मैं वही करती हूँ। फिर नव्या पूरे घर में गंगा जल छिड़कने जा ही रही होती है कि तभी उसे सरोज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो गंगा जल वहीं पर छोड़कर उसके पास चली जाती है। बहू, मुझे बचा बहू, मैं जल रही हूँ, मुझे बचा ले। राहुल, प्रतीक, जल्दी आओ। लेकिन माँ जी, यहाँ पर तो कोई आग भी नहीं लगी है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? सरोज को जलने का एहसास होता है और वहाँ वो मास्क वाली औरत बैठकर काली गुड़िया और सरोज की साड़ी को आग लगा रही होती है। फिर कुछ ही देर में सरोज जलकर वहीं पर मर जाती है। नहीं माँ जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अरे नहीं, माँ जी के बदन से तो चटका लग रहा है। इसका मतलब ये है कि कल रात को मैं सम्मोहित होकर माँ जी की साड़ी लेकर गई थी और उसने ही माँ जी पर जादू टोना किया है, जिसके चलते माँ जी तो यहाँ पर बिना आग लगे ही जल गई। ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। ना तो मैं वो धागा निकालती और ना ही ये सब होता। फिर सरोज की मौत के बाद जब अगले दिन कस्तूरी घर आती है तभी नव्या उसे सब कुछ बताती है कि ये सब उनकी एक गलती के कारण ही हुआ है। तभी राहुल उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। ये सब तुम्हें पहले से पता था और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे अगर तुम मुझे बता देती तो शायद आज मेरी माँ बच जाती। मेरी माँ को कुछ नहीं होता। तुमने ये सब बहुत गलत किया है और अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। चली जाओ यहाँ से। नहीं राहुल, ऐसा मत कहो, एक बार मेरी बात सुन लो। हाँ दामाद जी, उल्टा नव्या ने तो उस लड़की को पकड़ने के लिए ही ये सब नाटक किया था। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही उस रात उठ नहीं पाई और इसका पीछा नहीं किया। हमें माफ कर दो बेटा। नहीं, किसी को कोई माफी नहीं मिलेगी। मेरी माँ का देहांत आप दोनों की वजह से हुआ है। निकल जाओ मेरे घर से। नव्या के लाख समझाने पर भी
राहुल उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में वो उसे घर के बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो अपने मायके में ही रहने लगती है। फिर नव्या और कस्तूरी सारी बातें गिरीश को बताती है, लेकिन हमेशा की तरह वो इस बात को सच ही नहीं मानता। अरे माँ, कहीं ये सब उसने तो किया नहीं होगा ना? मुझे भी यही लग रहा है नव्या, कि ये जादू टोना उसी ने किया है। वहाँ वो मास्क वाली औरत खुद से कहती है, नव्या के कारण ही मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, अब मैं उसका सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। फिर वो मास्क वाली औरत अपने जादू टोना के जरिए वो फिर से प्रतीक को सम्मोहित करती है और प्रतीक आधी रात को उठकर राहुल के कमरे में जाता है और वो उसका मुंह तकिए के जरिए दबाने चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है माँ। जाती है तो जाने दो। शादी के पहले ही उसने मेरा खून पीना शुरू कर दिया है और इस तरह का हेडेक नहीं पालना है मुझे। सही यही रहेगा कि हम दोनों कभी एक हो ही ना। अरे शौर्य बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बोरा वोरा गया है क्या? तुम दोनों की शादी फिक्स हुई है और शादी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती बेटा। अब वीक ऑफ के दिन पर शौर्य अपने घर चला जाता है और उसे उसके घर वाले साथ मिलकर समझाते हैं। वही बबीता भी पाकी को खूब समझाती है। देख बेटा, अब जब तुम शादी होने के बाद साथ रहोगे तभी एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। इस तरह रिश्ता मत तोड़ो। अरे अभी तो तुम एक दूसरे को जानते ही कितना हो। अरे जो रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं उसे कैसे तोड़ूं मैं माँ? मैं बस उस शौर्य से शादी नहीं करना चाहती, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। अरे लेकिन बेटा, ऐसा कहकर कैसे चलेगा? अब इतना सारा पैसा लगा है तुम दोनों की शादी में, सभी मेहमानों को भी बताया है और थोड़े ही दिनों में तुम दोनों की शादी भी है। और अगर एन मोमेंट पर शादी कैंसिल कर दी तो दोनों के परिवारों की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, और साथ ही तुम दोनों की भी। शौर्य बेटा, अरे तुम दोनों के बीच अभी इतनी बातचीत भी नहीं हुई है। जब एक दूसरे के साथ ठीक से 4 बातें करोगे तभी तुम दोनों एक दूसरे को भली भांति समझ पाओगे। और इस तरह एक छोटी सी लड़ाई के चलते इतना बड़ा फैसला मत लो बेटा। हाँ भैया, अभी तो कार्ड भी छप चुके हैं और मैंने तो अपना लहंगा भी खरीद लिया है और आपके और भाभी के लिए तोहफा भी। और अब ऐसे लास्ट मिनट पर मेरे साथ साथ बाकी लोगों का दिल मत तोड़िए। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। अपनी माँ के लिए तो कुछ भी कर सकता है, यही कहा था ना तूने? और अब अपनी ही माँ का दिल दुखा रहा है तू। अरे हम सब ने तेरे शादी के कितने अरमान सजाए थे और तू उन पर पानी फेर रहा है। देखो बेटा, तुम दोनों ने बस एक छोटी सी बात को बहुत खींचा है और वो कभी कभी हो भी जाता है। और शादी के बाद भी कभी तुझसे गलती होगी तो कभी उससे। ये सब तो चलता ही रहता है बेटा। और हम सब तुझे और पाखी को शादी के जोड़े में देखने के लिए बेकरार है बेटा। सब कुछ भूलकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो और एक नया जीवन शुरू करो। देख बेटी, शौर्य जैसा लड़का तुझे मुश्किल से मिलेगा। तुम दोनों मांगलिक हो, इसलिए तुम दोनों की शादी होना जरूरी है। तुम शादी के बाद देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ऐन वक्त पर एक फालतू सी बहस के लिए गुस्से में आकर ऐसे शादी नहीं तोड़ते बेटी। ठीक है माँ, शायद आप सही कह रही हो। दोनों भी अपने परिवार वालों की बातें सुनकर अपने बीच में सब कुछ ठीक कर लेते हैं और फिर उनकी शादी धूमधाम से होती है। शादी के बाद पाखी और शौर्य साथ में रहने लगते हैं। वो दोनों अपने हनीमून पर जाते हैं और जैसे कि घर वालों ने कहा था, उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। वाह शौर्य,
ये जगह कितनी सुंदर है। मेरी एक तस्वीर खींचो ना प्लीज। मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है और मेरी सारी फ्रेंड्स को भी जलाना है। अरे पाखी, हम दोनों साथ में फोटोज खिंचवाते हैं ना। वो देखो, वहां पर फोटोग्राफर भी है। अरे यार शौर्य, मैंने जितना कहा है उतना करो ना। पहले मेरी 40-50 तस्वीरें खींचो, उसके बाद ही हम दोनों साथ में तस्वीर खींचेंगे। 40-50? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इतने अच्छे फोटोग्राफर नहीं हो, इसलिए तुम 40 से 50 फोटोज मेरे खींच लेना। उनमें से 4-5 फोटोज तो अच्छी आ ही जाएगी। शौर्य पाखी की बहुत सारी फोटोज क्लिक करता है, लेकिन पाखी शौर्य के साथ फोटोज खिंचवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती, जिस कारण शौर्य थोड़ा सा निराश हो जाता है। अब अगले 2 से 3 महीनों तक उन दोनों की मैरिड लाइफ एकदम हैप्पी रहती है। फिर एक रोज जब पाखी की तबीयत हल्की सी खराब होती है, तभी शौर्य उसके लिए खाना बनाता है और वो उसे अपने हाथों से खिलाता है। यम्मी, मजा ही आ गया शौर्य। क्या लाजवाब खाना बनाया है तुमने। तुम्हारे खाने के आगे तो 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना भी फेल है। हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना सकती। अरे पाखी, मुझे खाना बनाने में कोई कठिनाई नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले भी मैं खुद ही खाना बनाता था। क्या? मुझे लगा कि तुमने कोई टिफिन सर्विस लगाई होगी। नहीं पाखी, मैं भले ही माँ से दूर रहता हूँ, लेकिन मेरी उनके साथ फोन पर रोज बातें होती है और थोड़ा बहुत इंटरनेट से भी सीख लेता हूँ। बस इसी तरह बना बना कर सीख लिया है मैंने सब कुछ। दैट्स ग्रेट शौर्य, एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। अरे मैं तुमसे भी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। सच में शौर्य, हम दोनों कितने बुद्धू थे, जो उस छोटी सी लड़ाई के कारण हम दोनों अपनी शादी तोड़ने जा रहे थे। हाँ यार, सीरियसली। अब ऐसे ही एक सुबह, अरे पाखी, आज शाम को बाहर चले क्या? नई फिल्म आई है, बहुत मजा आएगा। ओफो शौर्य, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं फोन पर अपनी माँ से बात कर रही हूँ। कैफे से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। देखो, तुम्हें जो कहना है मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो। अच्छा ठीक है। फिर शौर्य उदास होकर ऑफिस चला जाता है, लेकिन वो जब शाम को घर लौटता है तभी, अरे पाखी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मुझे लगा कि तुम तैयार होकर मेरा इंतजार कर रही होगी। तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा क्या? हाँ शौर्य, देखा मैंने। तुम फिल्म देखने की बात कर रहे थे ना, लेकिन मैं तुम्हें रिप्लाई करना ही भूल गई। वो कैफे में थोड़ा पेंटिंग का काम करवाना है ना, उसी के चक्कर में पेंटर्स ढूंढ रही थी और मैं बाकी के कामों में लगी हुई थी। देखो पाखी, मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा कि तुम अपने कैफे के काम मत करो या फिर बाकी के कोई भी काम छोड़ दो, लेकिन मुझे भी तो वक्त दो ना। जब देखो तब अपने में ही मगन रहती हो। अरे तुम तो दिन रात अपनी माँ से ही बात करती रहती हो, लेकिन मेरी माँ से बात किए हुए कितने दिन हो गए? तुम उन्हें फोन क्यों नहीं करती? लेकिन शौर्य, मैं तुम्हारी माँ को फोन करके क्या बात करूं? मेरी माँ से तो मैं किसी भी टॉपिक पर कितनी भी देर बात कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ से कैसे बात करूं? ये तुम्हारी माँ क्या लगा रखा है पाखी? वो तुम्हारी भी कुछ लगती है। हाँ बाबा, आई एम सॉरी। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखो पाखी, तुम अब माँ की बहू बन चुकी हो। उन्हें भी तो तुमसे उम्मीद होगी ना कि उनकी बहू उन्हें कॉल करे और उनसे फोन पर ढेर सारी बातें करे। वो बोलकर नहीं दिखाएगी, लेकिन इस बात को तुम्हें भी समझना चाहिए। पर शौर्य, मैं उनसे कैसे?
एक्सक्यूजेस मत दो पाखी, और कुछ भी मत बोलो। अरे जब बात ही नहीं करोगी तो बॉन्ड कैसे बनेगा? और तुम दोनों में बातचीत तो होनी ही चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनके साथ रोज फोन पर बात करो, लेकिन कभी कभार हालचाल पूछने के लिए फोन कॉल तो कर ही सकती हो ना। मैं माँ जी को हर हफ्ते फोन करता हूँ, उनसे उनके हालचाल और कैफे के बारे में पूछता हूँ, हमेशा उनके टच में रहता हूँ। और अगर ये सारी बातें मैं समझ सकता हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे जुड़े लोगों को भी तुम्हें उतना ही प्यार करना चाहिए। माँ तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है। अरे अगर वो इतनी ही बेटी की तरह मानती है तो फिर वो खुद लगाए ना मुझे कॉल। उनका तो अभी तक मुझे एक भी कॉल नहीं आया। हे भगवान! पाखी की बातें सुनकर शौर्य अब काफी ज्यादा इरिटेट होता है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। फिर एक रोज, अरे पाखी, थोड़े दिनों बाद मेरी छुट्टियां शुरू होगी, फेस्टिवल भी आ रहा है, और इसी बहाने क्यों ना हम घर वालों के पास जाकर कुछ दिन उनके साथ रहे। हम सब फार्म हाउस पर भी जाएंगे। वहां पर मेरे कजिन की 2 छोटी बेटियां भी आएंगी। उनके साथ मुझे वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। बहुत क्यूट है वो दोनों। तुम देखना, तुम्हें भी वो दोनों बहुत पसंद आएगी। आई अंडरस्टैंड शौर्य, लेकिन बार बार वहां जाना सही नहीं लगता ना। अब पिछली बार तो मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, लेकिन अब फिर से। हम बार बार कहाँ जाते हैं पाखी? अरे शादी के पहले तो मैं महीने में 2 से 3 बार जाता था, लेकिन अब तो उतना होता भी नहीं है। और अब मौका भी है और दस्तूर भी, इसीलिए मैंने सोचा कि हमें घर पर जाना चाहिए, वही सही रहेगा। लेकिन छुट्टियों में बाहर जाने की क्या जरूरत है शौर्य? हम दोनों यहीं पर भी तो रह सकते हैं ना, और इसी बहाने साथ में थोड़ा वक्त भी बिता सकते हैं। ओफो पाखी, अरे इस घर में हम दोनों अकेले रहते हैं, 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ ही वक्त बिताते हैं। तो फिर अब और तुम्हें क्या चाहिए? और कितना क्वालिटी टाइम चाहिए तुम्हें? नहीं शौर्य, हम दोनों इस घर में बस साथ रह रहे हैं, लेकिन तुम तो अपने काम में बिजी रहते हो और मैं भी अपने कैफे में बिजी रहती हूँ, और हम दोनों की लाइफ तो बस इनमें ही उलझी हुई है। इसीलिए काम को कुछ दिन भूलकर बस हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाले, बस यही कह रही हूँ मैं। अरे बस करो यार, तुम तो बस हमेशा अपनी ही मनमानी करती हो और कुछ नहीं आता तुम्हें। शौर्य फिर से गुस्सा हो जाता है, और थोड़े दिनों बाद शौर्य के घर वाले अचानक से उसके घर पर रहने चले आते हैं, और उनको देखकर आकी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। ये सब क्या है शौर्य? अरे ये लोग बिना बताए कैसे आ सकते हैं? एटलीस्ट इन्हें हमें फोन करके बताना चाहिए था। अरे लेकिन ये सारी फॉर्मेलिटीज वो लोग क्यों करेंगे? ये उनके बेटे का घर है और ये उनकी मर्जी है कि वह जब चाहे आए और जब चाहे चले जाए। देखो शौर्य, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब यहाँ पर मैं भी रहती हूँ और मैं कोई फ्री की नहीं बेटी हूँ। अब तुम ही बताओ, सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूंगी? ओ कम ऑन पाखी, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। तुम्हें कौन सा 100-200 लोगों का काम करना है? और रही बात तुम पर लोड पड़ने की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शगुन को घर के सारे काम आते हैं, वो तुम्हारा हाथ बटा देगी। और माँ को भी खाली बैठने की आदत नहीं है, वो भी खाना बनाने में मदद कर देगी। मेरी फैमिली बहुत फ्रेंडली है पाखी, थोड़ा वक्त उनके साथ बिताओ, फिर तुम्हें समझ आएगा। अरे तुम्हें तो मेरी कुछ भी नहीं पड़ी, छोड़ो। अब उन्हें वापस तो नहीं भेज सकती ना मैं, झेलो अब। इतना कहकर पाखी वहां से मुंह बनाते हुए चली जाती है, और वो अपने ससुराल वालों के साथ ठीक से पेश भी नहीं आती। माँ जी, पापा जी, मुझे ना आज अर्जेंटली बाहर गांव जाना है, और उसके बाद कैफे में भी जाना है। वहां पर भी बहुत सारे काम पड़े हैं, इसलिए मैं आज घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी।
तो आप लोग खाना बना देना और थोड़ा बहुत सफाई का भी देख लेना। अरे लेकिन बहू, ऐसे अचानक से तुम क्यों जा रही हो? हाँ भाभी, बबीता आंटी संभाल लेगी ना सब कुछ। अब हम यहाँ पर कितने दिनों बाद आए हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए, तो फिर हमारे साथ भी थोड़ा वक्त बिताओ ना। आप आखी बहू। अरे नहीं नहीं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बहुत इच्छा है आपके साथ वक्त बिताने की, लेकिन अब मैं भी क्या करूं? आपको भी पहले बताकर आना चाहिए था ना, तो मैं कुछ ना कुछ मैनेज तो पक्का कर लेती। लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर पाखी वहां से चली जाती है। और बाद में जब शौर्य किसी और से पता लगाता है तो उसे खबर मिलती है कि कैफे का कोई काम नहीं चल रहा और बस पाखी ने बहाना दिया है ताकि घर का सारा काम मनोरमा और शगुन पर आ जाए। अब ऐसे ही अगले 3 दिनों तक पाखी घर पर रुकने का नाम ही नहीं लेती और पाखी के इस बर्ताव के कारण मनोरमा और अरविंद उससे नाराज हो जाते हैं और वो अपने घर जाने का फैसला लेते हैं। क्या? लेकिन क्या हुआ माँ? आप लोग तो यहाँ पर रुकने वाले थे ना, तो फिर इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? माफ करना बेटा, लेकिन यहाँ पर हमारा दिल नहीं लग रहा और घर पर भी बहुत सारे काम पड़े हैं, इसीलिए हमें जाना होगा। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, हम जल्दी वापस आएंगे। बाय भैया। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। माँ को वहां पर कोई काम नहीं है। अरे उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उन्हें कितना दुख हुआ है और ये सब उस पाखी के कारण ही हुआ है। आने दो उसे, आज तो उसे सुनाकर ही दिमाग शांत होगा मेरा। वैसे तो दिन भर घर पे पड़ी रहती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से वो घर पर रुक ही नहीं रही और उसके इसी बर्ताव के कारण माँ और पापा नाराज हो गए हैं। अब आगे क्या होगा? क्या पाखी और शौर्य का बिखरता हुआ रिश्ता फिर से ठीक हो पाएगा या फिर उनके रिश्ते में दरारें पड़ जाएगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें।